भैया औरतें बैठे हैं, किसी को तकलीफ ना हो। भाई लड़कों से गुजारिश है कि औरतें से दूर रुके, लड़कों से गुजारिश है कि औरतों से दूर रुके। अपने लड़कों से गुजारिश है कि औरतें से दूर रुके, कोई भी औरत को तकलीफ ना हो। अभी हमारे सामने टाइम कम है। हमारे औरंगाबाद के एमएलए इम्तियाज जलील साहब आपके सामने हाजिर है, थोड़ी बात करेंगे। तो आपके सामने हमारे इम्तियाज जलील साहब थोड़ी बात करेंगे। कहाँ जा रहे हो तुम? इधर हो ना। 14 फरवरी 2017 को सदुद्दीन ओवैसी साहब पूना आए। पुलिस वालों ने कहा वो नहीं आ सकते, हमने कहा नहीं वो आएंगे। उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने लिख के दिया कि हम उनको परमिशन नहीं देंगे। हमने उनसे कहा आपके अच्छों को भी देना पड़ेगा। वो आए, वो बोले और चले गए। अब हुआ ये कि 14 फरवरी का उनका जलसा, इतना हुजूम, इतने सारे लोग, और मुझे यकीन है उस दिन पूरा का पूरा यरवाड़ा भी वहीं पे था। नतीजा हुआ कि 14 तारीख की रात को एक एसएमएस आया। उस एसएमएस के अंदर ये कहा गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस से एसएमएस था, ये कहा गया कि दूसरे दिन 15 फरवरी 2017 को माननीय शरद पवार साहब पुणे के मुसलमानों से मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। हमने कहा जरा सी आहट क्या आई, बड़ी याद आ गई, एक शेरवानी क्या नजर आ गई तो बड़े याद आ गए। हुआ ये कि वहां पर बहुत सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडर्स थे, मुसलमानों को बुलाया गया था। वहां पर बहुत सारे लोगों ने साहब को टोपी पहनाई। वो टोपी साहब पहन रहे थे और दिल में बोल रहे थे कि साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन तुम पिला लो, 364 दिन तो मैं ही पिलाऊंगा। अब आज ये है कि आप सुनिए, सही बात कर रहा हूं मैं। अब आज के दिन देखा गया कि गोंडवा के अंदर घूम रहे हैं, बड़ी याद आ जाती है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि मजलिस वैसे तो पुणे में थी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जब मैं औरंगाबाद से निकलता हूं तो सबसे पहले पुणे एंटर होने के लिए मुझे यरवाड़ा से गुजरना पड़ा। और अगर यरवाड़ा के अंदर ही हमारे शैलेंद्र राव, हमारे डैनियल साहब, हमारे हनीफ भाई और जावेद भाई, मैं ये चारों को जब मिला, ये चारों को जब देखा तो मैं ये तस्वीर कर रहा था कि आने वाला पुणे महानगर पालिका में जितने भी कॉर्पोरेटर्स होंगे वो एक तरफ होंगे और ये चार एक तरफ होंगे। और वैसे एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई सियासत के अंदर कई कई साल अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे रहे हैं और अगर वो सियासतदान हनीफ जैसे इंसान को परख नहीं सके तो राजनीति छोड़ दो और गोटियां खेलना शुरू करो। ये तो किस्मत की बात है साहब कि तुमने छोड़ा तो हमने यूं अकेली को उठाया है। और इंशाअल्लाह हनीफ भाई, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जितना मजा उधर नहीं आया होगा उतना मजा आपको इधर आएगा।
कि चलिए हम आपको टिकट दे देते हैं, आपके साथ आप कौन चाहते हैं, कौन होना चाहिए। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने कोई अलग नाम लिया। हर एक इंसान के मुंह पे एक ही बात थी, अगर मेरा तय हो गया है तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप डैनियल भाई को जरूर देना। डैनियल साहब, ये आपके उस काम की गवाही है कि जो आप पिछले कई सालों से करते आए हैं। आपने लोगों के लिए खिदमत की है, आपने लोगों की सेवा की है। अब 21 तारीख के दिन उस सेवा का फल आपको यहाँ की आवाम देगा। जैसे नौजवान लड़के अगर हमारे पास आते हैं तो आज हमारी ताकत बनती है। आज हमारे पास साहब जैसे लोग आते हैं तो हम इस पैनल को देखकर ये कहना चाहते हैं, ये चारों कैंडिडेट्स को देखकर, कि अगर हमें लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन महज एक मजहब के लिए बनाई गई एक जमात है, तो उन लोगों के ऊपर हम एक ऐसा तमाचा मारते हैं, क्योंकि आज जब हम ये चारों को देखते हैं तो मेरा पूरा हिंदुस्तान इन चारों के अंदर नजर आता है। मेरा पूरा देश, मेरा पूरा मुल्क नजर आता है इन चारों को जब मैं देखता हूं। इसीलिए मेरे भाइयों, आज वो वक्त आया है कि आप लोगों को 21 तारीख के दिन पूरी जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन के अंदर उतरना है। और खास तौर से मेरी माएं बहनें जो यहां पर बैठी हुई है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। रोज सुबह उठते हैं, शौहर साहब आ जाते हैं, चलो चाय बनाओ। बेटा उठता है, कहा अम्मी चाय बनाओ। उस दिन 21 तारीख के दिन जब सुबह उठेंगे तो शौहर ने कहा कि चाय बनाओ, तो बोलना जाके पहले पतंग उड़ा के आओ। बेटे ने कहा चाय पिलाओ, तो बोलना जा पतंग उड़ा के आ, फिर चाय के साथ समोसा भी खिलाऊंगी। मैं मेरे तमाम बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों को ये कहना कि कुछ बातों के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि किस्मत का खेल होता है। हनीफ साहब जब आए थे, शायद उनका फॉर्म भरने के और हमारे से उनका मुलाकात सिर्फ 3 मिनट का वक्त रह गया था फॉर्म भरने का। लेकिन कुछ बातें हनीफ साहब अल्लाह के ऊपर भी छोड़नी चाहिए, और अल्लाह की मर्जी थी कि आप हमारे साथ हैं। आज हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं। मैंने जिस दिन ये 4 लोगों का फॉर्म भरा गया था, तो मैंने उस दिन एक बात कही थी। वो बात आज आप लोगों के सबके सामने में ये दोहराना चाहता हूं। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन जब महाराष्ट्र के अंदर हमारे 2 आमदार चुनकर आए, एक औरंगाबाद से मैं और एक मुंबई से, उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े, और उस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अंदर हमने हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स उतारे। किसी ने कहा था कि हम महज 2 सीटें जीतेंगे, किसी ने कहा 4 सीटें जीतेंगे। एक अखबार वाले ने बड़ा सर्वे किया और उसने कहा हम 6 सीटें जीतेंगे। हमने अपनी आवाम से कहा एक बार धक्का लगाओ तो सही। ऐसा धक्का लगाए कि 26 सीटें हम लोग जीत कर लाए, 26 सीटें। और अगर ये कोई कहता है कि मजलिस महज हमारी अपनी कौम की जमात है, तो हम ये कहना चाहते हैं उन 26 सीटों के अंदर 5 सीटें हमारे दलित भाइयों को भी हमने चुनकर लाया है, और 1 सीट के ऊपर हमारी एक हिंदू बहन भी हमने जिता कर लेके आए हैं। और ऐसे इलाकों से लेकर आए हैं कि जहां पर आपकी आबादी मुसलमानों की ज्यादा थी, लेकिन हमने लोगों को ये कहा ये भरोसे का इलेक्शन है, एक यकीन का इलेक्शन है। हमें इन लोगों को यकीन दिलाना है कि एक मर्तबा हम किसी को जबान दे देते हैं तो अपनी जबान से पलटते नहीं है। हमने आपको जबान दिया है शैलेंद्र साहब, डैनियल साहब। हमें यकीन है कि हनीफ भाई, जावेद भाई, ये जो आवाम खड़ी है, इंशाअल्लाह 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, आप एक बात याद रख लेना, यलवाड़ा की हवा में सिर्फ हरा, नीला, गुलाब पतंग ही पतंग नजर आएंगे। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो एक बड़े नेता जिन्हें लोग दादा कहते थे, वो हमारे शहर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये जो 2 आमदार चुनकर आए हैं ना एमआईएम के, ये महज एक एक्सीडेंट है,
ये एक इत्तेफाक है कि ये लोग चुनकर आ गए। अब महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है। इस इलेक्शन के अंदर उनको समझ में आएगा इनकी औकात क्या है, हैसियत क्या है। हम आवाम के बीच में गए और कहा एक और धक्का लगा दो। ऐसा धक्का लगाया और उन्होंने कहा था कि ये जो चुनकर आए हैं ये महज एक एक्सीडेंट था। जब मेरे बोलने की बारी आई तो मैंने कहा अगर ये एक्सीडेंट था तो इसके बाद भारत देश में, हिंदुस्तान में जहां कहीं पर भी इलेक्शन होंगे इस तरह के एक्सीडेंट तो होते रहेंगे। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों की ये ख्वाहिश है। सेना वाले कहते हैं कांग्रेस जीत जाए चलेगा, एनसीपी सोचती है भाजपा जीत जाए चलेगा, भाजपा सोचती है कांग्रेस आ जाए चलेगा, ये चारों सोचते हैं कोई भी जीत जाए चलेगा, मजलिस में नहीं आना चाहिए। तुम्हारी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएंगी, तुम बोलते रह जाएंगे और हम करके निकल जाएंगे। मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, साथियों, ये एक ऐसा वक्त आया है कि जब हम एक सियासत को एक नया रूप देने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये अफसोस होता है हमें जब हम ये देखते हैं कि हम लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि हर 5 साल के बाद आएंगे, हर 5 साल के बाद आने के बाद ये कहेंगे कि साहब हमें वोट दे दीजिएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुल्क के अंदर ये कहा जा रहा है कि साहब हम अगर शरीयत के कानून के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। मोदी साहब इस मुल्क के वजीर आजम हैं, कहते हैं कि मैं इन बच्चियों के साथ इंसाफ करना चाहता हूं। इनके तलाक के मुद्दे के ऊपर वो बड़े परेशान हैं, हैरान हैं। हमने कहा अरे वाह मोदी साहब, खुद की शादी का अता पता नहीं है, हमारे बच्चों को इंसाफ देने की बात कर रहे हैं। आप मत करिए, हम हैं, हम सब संभाल लेंगे, देख लेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं तो वजीर आजम हूँ, मैं तो पंत प्रधान बन गया हूँ, अब मैं जिंदगी भर रहूंगा, नहीं, आपने खुद ने कहा है कि मैं पहले क्या था, पब्लिक ने क्या बना दिया, चाय वाले से प्रधानमंत्री। किसने बनाया? आपने बनाया, आवाम ने बनाई। इस आवाम के अंदर वो ताकत है कि अगर किसी चाय वाले को वो वजीर आजम बना सकती है तो वजीर आजम साहब आपको ये समझना चाहिए, अगर आप ये कहेंगे कि मैं दलितों का एट्रोसिटी कानून रद्द कर दूंगा, मैं शरीयत के अंदर छेड़छाड़ कर दूंगा, अगर इस तरह का सोच रखते हैं तो एक बात सोच लीजिए, दोबारा वजीर आजम से चाय की केतली पे आने के लिए देर नहीं लगेगी। हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ो मत, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन छेड़े हमको तो फिर हम किसी को छोड़ देना, ये हमारी मजबूरी है। अब इसका क्या करें हम। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, हम आपसे ये दरखास्त करना चाहते हैं कि 21 तारीख के दिन आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ इस इलेक्शन के अंदर उतरिए और एक नए इतिहास को आप लोग पैदा करिएगा इस शहर के अंदर। लेकिन ये मुमकिन होगा, ये मुमकिन महज इस तरह के जलसे सजाकर नहीं होगा, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं अब सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, फकत होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा, या नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम चाहे तो बदल सकते हो ज़माने को, फतेह की एक नई तारीख बना सकते हो। और हम चाहते हैं कि वो तारीख अगर शुरू हो कहीं से तो इसी यरवाड़ा के अंदर शुरू हो। लोगों ने कहना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो बदलाव आया था उस बदलाव का जन्म हुआ था पुणे के यरवाड़ा से। हम आपको ये कहना चाहते हैं ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क हमारा सबका है। इस मुल्क से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग हमारे अपने भाई लोग हैं। लेकिन इस मुल्क की ऐसी एक सियासत है जिसने बड़े बड़े लोगों को बांट दिया है। बाबा साहब अंबेडकर को दलितों को दे दिया गया है, शिवाजी महाराज को मराठाओं के हवाले कर दिया गया, अबुल कलाम आजाद को मुसलमानों के हवाले कर दिया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी को जितना दलित लोग मानते हैं उतनी इज्जत हम भी करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर
मराठा लोगों ने अपने नाम पे कर लिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शूरवीर छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज हमारे लिए भी बहुत इज्जत का मकाम रखते हैं, लेकिन घटिया राजनीति ने इस मुल्क के अंदर लोगों के बीच बंटवारा पैदा कर दिया है। इसीलिए आज जब भी हम टेलीविजन चैनल के ऊपर जाते हैं, जरा सा बहस का मुद्दा कुछ होता है जहां पर सामने वाला कमजोर हो जाने लगता है, तो वो हमसे कहता है कि अगर ये खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, अगर ये बोलना है तो पाकिस्तान चले जाओ। ये इस तरह की बातें की जाती है। हम यहां से ये कहना चाहते हैं, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है, ये मुल्क जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है। इस मुल्क को हमें तरक्की की राह के ऊपर लेके जाना है, तो यकीन मानिए इन झोपड़पट्टियों से, इन बस्तियों से, इन गरीब बस्तियों से, गरीब बस्तियों के अंदर का कोई रहता है तो इस मुल्क की सच्चाई है, या तो दलित समाज रहता है या मुसलमान लोग रहते हैं। उस तस्वीर को बदलना अगर है तो एक नई सियासत को जन्म देना होगा, और एक ऐसी सियासत जिसके अंदर हमारे पास हनीफ भाई जैसे लोग हो, जावेद भाई जैसे लोग हो, डैनियल सोशल काम करने वाला एक इंसान हो, और शैलेंद्र भाई आप जैसे लोग हो। इंशाल्लाह हमें यकीन है 21 तारीख के दिन आवाम पूरी आपके साथ रहेगी। और एक बात याद रखना कि जब इलेक्शन का दिन आया, जब मेरा इलेक्शन का वक्त आया था, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कोशिश की थी कि मैंने जीतना नहीं चाहिए। इलेक्शन से पहले एक गरीब बस्ती के अंदर एक राष्ट्रवादी कांग्रेस का नेता जिसने करोड़ों रुपया खर्चा किया था, वो करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा था, गरीब बस्तियों में जा रहा था, गरीब बच्चों को इकट्ठा कर रहा था। एक दिन ऐसा ही वो रात में गया, एक गरीब बस्ती के अंदर वहां के नौजवान लड़कों को बुलाया, 1 लाख रुपया उनके हाथ में दिया और ये कहा कि भाई मैं तुम्हें और पैसा दूंगा। उन लड़कों के अंदर एक बहुत ही गरीब बच्चा था, वो खड़े रहा और उसने कहा कि मेरे भाइयों इस पैसे को हाथ नहीं लगाना, अगर तुझे पैसा चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं ला कर दूंगा, लेकिन इस पैसे को हाथ नहीं लगाना। दूसरे नौजवान लड़कों ने उसकी तरफ देखा, उसके तरफ इशारा किया कि तू बैठ, तू कहां से पैसा लेकर आएगा, तू तो ऑटो रिक्शा चलाता है, तू दिन में अगर मेहनत करता है तो रात में तेरे घर पर चूल्हा जलता है। उस लड़के के जज्बे को देखिए, उसने अपने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकाली और ये कहा कि मेरा ऑटो रिक्शा आज का आज बेच देना, जो पैसा आए रख लेना, लेकिन इस बार मजलिस को धोखा नहीं देना मेरे भाई, मजलिस को धोखा नहीं देना। तो ये अगले 2 दिनों के अंदर इन बस्तियों के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, पैसे से खरीदने की कोशिश करेंगे कि इसकी वोटिंग किस तरह से बांट दी जाए, बिखेर दी जाए। जब वो आएंगे तो एक बात कहना, पैसा लेकर आएंगे, लालच देने की कोशिश करेंगे, तो उनकी तरफ देखना, थोड़ा मुस्कुराना और ये कहना बाजार में जाओ तो पैसा खर्च करेंगे तो कुत्ते और बिल्लियां मिलते हैं, शेर के बच्चे नहीं मिलते हैं। शेर के बच्चे, हमें यकीन है कि यलवाड़ा का एक एक नौजवान मेरा शेर है, और इन शेरों को लीड करने वाले ये 4 महाशेर हैं। ये आएंगे तब पता चलेगा कौन क्या है, कैसे है। बस इंशाल्लाह यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग 21 तारीख के दिन आप लोग जाएंगे, अपना वोट करेंगे। एक बार मेरा जब इलेक्शन चल रहा था तो ऐसे बहुत सारे टेबल्स लगे हुए थे, एक कांग्रेस का टेबल था, उसके बाजू राष्ट्रवादी का था, उसके बाजू सेना का, भाजपा का टेबल लगा हुआ था। मैंने लोगों से कहा था कि किसी बात की फिक्र नहीं करना, बस जाना और धपा-धप मारना वोटिंग। मैं जब वहां पर उतरा, गाड़ी में से पूरे कैंडिडेट्स के टेबल लगे हुए थे, मैं जैसे ही कांग्रेस वालों के टेबल के पास से गुजरा, राष्ट्रवादी वालों के टेबल के पास से गुजरा, लड़के वहां पर मफलर डाले हुए थे, घड़ी का, पंजे का, मैं जैसे